मैं हूं अमित द्विवेदी। तो आज से हम डेप्रिसिएशन पढ़ना स्टार्ट करने वाले हैं। हिंदी में इसको कहते हैं मूल्य ह्रास। तो अगर आपका हिंदी मीडियम है तो आप हिंदी मीडियम में भी इसको पढ़ सकते हैं। अब देखिए जरा डेप्रिसिएशन होता क्या है, सारी चीज़ें, इसकी अकाउंटिंग कैसे होती है, तो सारी चीज़ें समझाऊंगा मैं। ओवरऑल थोड़ा सा मैं अकाउंटिंग में आपका रिवीजन करा देता हूँ कि डेप्रिसिएशन जनरली जब पढ़ाया जाता है तो इट इज अज्यूम दैट कि स्टूडेंट्स को क्या क्या आना चाहिए, वो एक जनरल परसेप्शन होता है। ठीक है, सुनिएगा क्या क्या आना चाहिए आपको। मतलब कि आपने बेसिक अकाउंटिंग सीख लिया होगा। ठीक है, बेसिक अकाउंटिंग मतलब सर जनरल एंट्रीज आपने सीख लिया होगा, आपने लेजर बनाना सीख लिया होगा। ओके, उसके अलावा आपने ट्रायल बैलेंस सीख लिया होगा और जनरली कैश बुक वगैरह ये सब तो सीख ही लिया होगा आपने। देन फाइनल अकाउंट के पहले या बाद में ये चैप्टर रहता है जनरली, तो यहाँ पर आके इसके पहले आपको डेप्रिसिएशन की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, ओके सर। अब ये डेप्रिसिएशन होता क्या है, तो पूरी कहानी ध्यान से समझिएगा। सपोज दैट मान के चलते हैं कि हमने एक फाइनेंशियल ईयर, आपको पता है ना फाइनेंशियल ईयर किसे कहते हैं। हाँ सर, फाइनेंशियल ईयर 1 अप्रैल से शुरू होता है, मान के चलते हैं 2022 से, और सर हमारा खत्म होगा 31 मार्च 2023 को। ओके, दैट्स ग्रेट। सर कैलेंडर ईयर आपको पता है क्या होता है, ध्यान से सुनिए भाई। कैलेंडर ईयर जनरली 1 जनवरी से स्टार्ट होता है और 31 दिसंबर को खत्म हो जाएगा। ओके, ये क्यों बता रहा हूं मैं, क्योंकि आपको डेप्रिसिएशन चैप्टर में ये दो टर्म्स मिलेंगे। मतलब हमारा 12 मंथ्स का ड्यूरेशन होना चाहिए, चाहे आपको फाइनेंशियल ईयर दिया हो चाहे कैलेंडर ईयर दिया हो। ठीक है, तो ये मैंने चैप्टर शुरू होने के पहले ही बता दिया। अब सुनिए, यहां से चैप्टर शुरू होगा। मैं बिल्कुल जीरो लेवल से शुरू कर रहा हूं। मैं ये मान के चलता हूं कि आपको कुछ भी नहीं आता है। ठीक है ना, बिल्कुल जीरो लेवल से डेप्रिसिएशन बताऊंगा। आप कहेंगे ठीक है सर, आप तो पढ़ाइए बिल्कुल जीरो लेवल से। चलो देखो जरा, मान के चलते हैं 1 अप्रैल 2022 को, ठीक है, मिस्टर आर हैं, इन्होंने बिजनेस को स्टार्ट करा। ठीक है, ओके सर, बिल्कुल सही बात है। ओके, फिर इन्होंने 1 अप्रैल 2022 को ही, अब ध्यान से सुनिएगा, एक मशीनरी खरीदा। ओके ठीक है सर, मशीनरी खरीद लिया है इन्होंने। कितने रुपए की सर, 10,000 रुपए की मशीनरी खरीदा। ठीक है, ओके। इसके बाद इन्होंने 1 जुलाई 2022 को ही फिर से एक कंप्यूटर खरीदा। ओके ठीक है सर, कंप्यूटर खरीद लिया। सर कंप्यूटर तो जनरली महंगा आता है, चलो 30,000 वाला ले लेते हैं, डेल का। ओके ठीक है सर, मान के चलते हैं इनके बिजनेस में यही दोनों एसेट्स हैं। आपको पता है ना कि ये कंप्यूटर एंड मशीनरी ये सब एसेट्स होता है। आप कहेंगे नहीं सर हमें तो नहीं पता, क्योंकि हम तो जीरो लेवल से आप पढ़ा रहे हैं। वेरी गुड, तो मैं आपको ना यहीं पर बता देता हूँ कि एक्चुअली में एक्सपेंसेस और एसेट्स में क्या डिफरेंस होता है। आप कहेंगे सर इन दोनों में डिफरेंस होता है। हाँ जी भाई, कई बच्चे यही कंफ्यूज होते हैं सर, एक्सपेंसेस मतलब खर्चा, एसेट मतलब संपत्ति। सुनिए जरा ध्यान से सुनिएगा। अगर आपने कुछ भी चीज खरीदा है, बिजनेस के लिए परचेज करा है, और उसका फ्यूचर बेनिफिट मिल रहा है आपको, फ्यूचर बेनिफिट मोर देन 1 ईयर, 1 साल से ज्यादा अगर आपके बिजनेस में उस चीज का इस्तेमाल होना है, उससे फ्यूचर बेनिफिट होना है, वो हमारे लिए एसेट हो जाएगा। एंड लेस देन अ ईयर मतलब 1 साल से कम अगर वो आपके लिए कोई भी एसेट, कोई भी एक्सपेंसेस आपने किया है, उसका फायदा आपको मिल चुका है बिजनेस को, लेस देन 1 ईयर, तो वो हमारे बिजनेस के लिए खर्चा हो जाएगा। मैं आपको रियल बताऊं, क्योंकि मैंने ऑफिस में रियल अकाउंटिंग की है ड्यूरिंग माय सीए आर्टिकलशिप, उस समय हमने कई सारी चीजें देखी हैं वहां पे, है ना। कई बार होता क्या है समझिए, सपोज दैट सर हमने एक कैलकुलेटर खरीदा। ओके, अब कैलकुलेटर बताओ क्या है भाई, एसेट है कि एक्सपेंसेस है, छोटी सी चीज है ना। आप कहेंगे सर अब कैलकुलेटर जैसी चीज को कौन, इग्नोर करिए ना सर, चलो एक कंप्यूटर ही ले लो। अब आप बताओ कंप्यूटर है वो क्या है, एसेट है कि एक्सपेंसेस है, कहाँ रखोगे आप उसको। तो सर सुनिए, कोई भी चीज चाहे वो आप कुछ भी खरीद रहे हो ना बिजनेस में, तो 31 मार्च को, 31 मार्च के दिन मतलब आपके वो ईयर क्लोज हो जाता है ना। आपको पता है रियल में बैलेंस शीट तो 31 मार्च के बाद ही बनती है, 2 4 10 दिन बाद बनना शुरू होगी पिछले साल की बैलेंस शीट। उस दिन वो जो अकाउंटेंट है ना, वो एनालिसिस करेगा कि भाई ये कंप्यूटर चलने लायक है, इसका फायदा अगले साल मिलेगा कि नहीं मिलेगा।
तो आप कहेंगे हाँ भाई अभी तो चलेगा, तो ये फिर एसेट्स हो गया। पता चला आपने कंप्यूटर खरीदा था 28 मार्च को, सुनिए 28 मार्च को कंप्यूटर खरीदा और 29 मार्च को आपके बिजनेस में आग लग गई, ठीक है, मतलब जो भी हो गया, कुछ भी चोरी हो गया, वॉट एवर, तो 29 मार्च को कंप्यूटर नहीं है अब आपके पास। अब बताओ बैलेंस शीट में क्या कंप्यूटर को एसेट दिखाओगे क्या? कंप्यूटर तो है ही नहीं, या खराब हो गया उसका कुछ भी। तो इसीलिए कोई भी आपने जो बिजनेस में अमाउंट पे करा है, या तो वो एक्सपेंसेस हो सकता है या फिर एसेट हो सकता है, ये उसके यूज पर डिपेंड करता है। आप कहेंगे सर कुछ बात तो समझ में आ रही है कि उसके यूज पर डिपेंड करता है, दैट्स इट। अभी यहाँ मुझे सिर्फ इतना ही समझाना था। वापस आते हैं इस एग्जाम्पल की तरफ, है ना, अब ध्यान से समझना है आपको। सर ये जो दो एसेट इसने खरीद लिया है, सर चलिए इसकी बैलेंस शीट बनाते हैं। ओके आइए जरा, ठीक है सर। 31 मार्च 2023 को इसकी बैलेंस शीट बनाना है। बैलेंस शीट बनाने की जो डेफिनेशन जिसने भी लिखा होगा वो कहता है कि बैलेंस शीट एक फाइनेंशियल स्टेटमेंट है जो किसी ऑर्गेनाइजेशन की ट्रू वैल्यू को प्रेजेंट करता है, ठीक है। आप कहेंगे सर हमने तो बैलेंस शीट पढ़ा ही नहीं है, हम तो जीरो है भाई। तो इमेजिन कर लो, दिस इज लायबिलिटीज, अमाउंट, एसेट्स एंड अमाउंट। ओके चलो 31 मार्च 2023, एक साल के बाद उसके पास ना एसेट्स बच रही हैं। कौन कौन सी? मशीनरी, ओके मशीनरी, और उसके पास बच रहा है कंप्यूटर, ठीक है, दो एसेट्स। आप कहेंगे सर मशीनरी उसने खरीदा था कितने में? 10,000 और कंप्यूटर 30,000 रुपए। 10,000 और कंप्यूटर 30,000 रुपए, यही वैल्यू लिखोगे आप बैलेंस शीट में? हाँ सर यही लिखेंगे, इतने की तो खरीदा था हमने। ध्यान से सुनिए, बैलेंस शीट, क्या ये वैल्यू उस मशीनरी की 10,000 है अभी? क्या इस कंप्यूटर की वैल्यू 10,000 है अभी? 30,000 है अभी? आप कहेंगे हाँ सर ये तो हमने कभी सोचा ही नहीं है। भाई उस कंप्यूटर की वैल्यू अभी 30,000 नहीं है 31 मार्च 2023 को। आपने 1 अप्रैल 2022 को खरीदा था तब थी सर, अब नहीं है, साल भर हो चुका है। मतलब अब आप कहेंगे सर कुछ कुछ समझ में आ रहा है कि किसी भी एसेट्स की वैल्यू जो है ना वो डिक्रीज हो जाती है, ठीक है। वैल्यू क्या हो जाती है? डिक्रीज हो जाती है। समझ में आ रहा है? हाँ सर बिल्कुल, एसेट की वैल्यू डिक्रीज हो जाती है, बिल्कुल। तो एसेट की वैल्यू जो डिक्रीज होती है ना, उसी को कॉमर्स में क्या कहते हैं? डेप्रीसिएशन। ओके आप कहेंगे सर समझ में आ गया, मतलब अगर किसी एसेट की वैल्यू कम हो जाए तो उसको कहते हैं डेप्रीसिएशन। समझ में आ गया? ओके सर समझ में आ गया। डेप्रीसिएशन मतलब वैल्यू कम होना, एक होता है एप्रीसिएशन मतलब वैल्यू बढ़ना। तो अब हम समझेंगे सर इसके रीजन क्या है। सर हिंदी मीडियम वाले बच्चे पूछेंगे कि सर इसका कारण क्या है एसेट्स की वैल्यू को कम होने का, क्या कारण हो सकता है भाई? देखो सबसे पहला कारण है टाइम, है ना। आप कहेंगे सर टाइम कैसे? बताता हूं, आओ जरा। आपने एक कंप्यूटर खरीदा, सर कंप्यूटर नहीं खरीदना हमको, कार खरीदवाओ। चलो एक कार खरीदा आपने 1 अप्रैल, सर 1 अप्रैल को नहीं खरीदना, अगले दिन खरीदवाओ। चलो सर 1 जुलाई को खरीदवा दो 2022 को, ठीक है। उसी दिन आपने कार खरीदा और अनफॉर्चुनेटली जो है आप उस कार को नहीं चला रहे हैं, कुछ भी कारण हो सकता है। साल के आखिरी दिन 31 मार्च 2022 को आपने वो कार खरीदा था 5 लाख रुपए की, ठीक है ना। ध्यान से सुनना, कार को बढ़िया शोरूम से ले करके ड्राइव करके खुद ही आप घर पे आए और उस दिन उसको खड़ा कर दिया वहीं पे, ठीक है। उसी दिन उसके बाद आपने कार को छुआ ही नहीं। 31 मार्च 2023 को उस कार की वैल्यू कितनी होगी? तो आप कहेंगे कि सर हमने तो कार चलाया ही नहीं है सर, 5 लाख की खरीद के लाए थे, 5 ही लाख रुपए होगी। नहीं होगी मेरे भाई, उसकी वैल्यू 5 लाख नहीं होगी, उसकी वैल्यू हो जाएगी कम, ठीक है। आप कहेंगे सर दिस इज नॉट गुड सर, हम तो कार यूज किए नहीं है भाई, वैल्यू कम क्यों हो जाएगी? देखो जरा, टाइम, समय निकलने के कारण भी उसकी वैल्यू कम हो जाती है। क्लियर हो गया? तो पहला क्या कारण क्या पढ़ा हमने? टाइम, ठीक है। ओके सर, अब आप लोग धीरे धीरे खुद बताइए ना, इमेजिन करिए कि आप मेरे सामने बैठे हुए हैं और सोचिए जरा कि सर दूसरा कारण क्या हो सकता है। सर दूसरा यूज के कारण हो सकता है। भाई सीधी बात है, किसी भी चीज को यूज करोगे उसकी वैल्यू तो कम होना ही है। ओके सर, तीसरा कारण क्या हो सकता है?
सर तीसरा कारण ना न्यू टेक्नोलॉजी आ जाने से। टेक्नोलॉजी, न्यू टेक्नोलॉजी, आप कहेंगे सर ये कौन सी बात है। देखो भाई, अभी 5G आ चुका है इंडिया में, 5G लॉन्च हो चुका है। 5G आने के बाद ये जो 4G फोन है ना, जो 20,000 रुपए में मिलता है मार्केट में, पता है इसका प्राइस ऑटोमेटिक कम हो जाएगा। दैट वुड बी अराउंड 16-15,000, है ना। ओके, आप कहेंगे सर ये कोई बात है, दूसरा एग्जांपल दीजिए। देखो भाई, दूसरा एग्जांपल भी समझ लो, 3G का ही समझ लो आप। 2016 में भारत में 4G आया है, तो उस समय जो 3G हैंडसेट हुआ करते थे, मान लो 15,000 में बिक रहे होंगे, वैल्यू खत्म, कोई नहीं खरीदेगा। 3G 8,000 के मिलेंगे अब, है ना। तो समझ में आ गया, न्यू टेक्नोलॉजी आने से पुरानी टेक्नोलॉजी की वैल्यू अपने आप कम हो जाती है। ओके सर, और क्या क्या कारण हो सकते हैं। देखो, एक्सीडेंट हो जाना, दुर्घटनाग्रस्त हो जाना, है ना, उसकी वैल्यू उससे भी कम हो जाती है। तो ये 3-4 रीजन है, आपको एग्जाम में थ्योरी में भी पढ़ाऊंगा मैं, जब बुक की थ्योरी पढ़ाऊंगा। तो कॉजेज ऑफ ओरिजिन ऑफ डेप्रिसिएशन, मतलब एक थ्योरी पूछी जाती है हिंदी में, क्या थ्योरी होती है, मूल्य ह्रास, मतलब डेप्रिसिएशन के ओरिजिन होने के कारण बताइए। तो आप इसको अच्छे से तैयार कर लेना, थ्योरी जब मैं पढ़ाऊंगा ना तो आराम से पढ़ा दूंगा, है ना, क्योंकि थ्योरी में मुझे हिंदी और इंग्लिश मीडियम अलग अलग पढ़ाना होता है, इसीलिए, है ना। तो इसमें क्या क्वेश्चन बनेगा, कॉजेज ऑफ ओरिजिन ऑफ डेप्रिसिएशन। कौन कौन से कॉजेज हैं, पहला टाइम हो गया सर, दूसरा यूजेस हो गया सर, तीसरा न्यू टेक्नोलॉजी हो गया, ऑब्सोलेशन मतलब बेकार हो जाना, और क्या हो सकता है, तो आप बुक में पॉइंट देख लेंगे। ओके, अब देखिए मैंने आपको क्या क्या पढ़ाया है अभी। सर आपने अभी पढ़ाया कि बिजनेस में कोई एसेट परचेज करता है, फिर समय के साथ साथ जो उसकी वैल्यू कम हो जाती है, और जो वैल्यू कम होती है सर उसी को हम कहते हैं डेप्रिसिएशन। दैट्स इट। अब याद करिए आप कौन है। अरे सर हम कॉमर्स स्टूडेंट हैं, हम अकाउंट पढ़ने आए हैं। हाँ जी, तो हम अकाउंट पढ़ने आए हैं ना, तो हमको करना क्या है, अकाउंटिंग करना है। किसकी अकाउंटिंग करना है, अकाउंटिंग फॉर डेप्रिसिएशन, यही पढ़ना है ना। हाँ सर यही पढ़ना है, अकाउंटिंग फॉर डेप्रिसिएशन, ठीक है। ओके, तो चलिए फर्स्ट ऑफ ऑल हमें समझना पड़ेगा सर व्हाट इज द मेथड ऑफ कैलकुलेटिंग डेप्रिसिएशन, इसको निकालने की मेथड क्या होती है। ओके, तो डेप्रिसिएशन हिंदी में मूल्य ह्रास, फॉर्मूला लिखवा रहा हूं मैं, ठीक है। सुनिए, अलग अलग बुकों में ना अलग अलग फॉर्मूला होगा, TS ग्रेवाल में अलग, DK गोयल में अलग, स्टेट बोर्ड की किताबों में शिवलाल में अलग, राठी में अलग, तो अलग अलग फॉर्मूले होंगे, डॉक्टर SM शुक्ला में अलग, सब में अलग, है ना। ओके, बट डोंट वरी, अलग मतलब समझो ना, लिखने का तरीका अलग होगा, बेसिक वही होगा। बेसिक यही होगा कि भाई कॉस्ट प्राइस माइनस स्क्रैप वैल्यू, यहां रेसिडुअल वैल्यू भी लिखा रहता है, स्क्रैप वैल्यू अपॉन, हिंदी में लिख लो, लिखवाता हूं हिंदी में भी अभी, एस्टिमेटेड प्राइस ऑफ एसेट, सॉरी एस्टिमेटेड लाइफ ऑफ एसेट्स। अब इसी फॉर्मूले को ना दूसरी किताबों में मैं बता रहा हूं ना कि मतलब जहां पर स्क्रैप वैल्यू लिखा है वहां रेसिडुअल वैल्यू भी लिखा रहेगा। क्या फॉर्मूला हो सकता है, कॉस्ट प्राइस माइनस रेसिडुअल वैल्यू अपॉन लाइफ ऑफ एसेट्स, ये फॉर्मूला भी होगा। अब हमें समझना है व्हाट इज कॉस्ट प्राइस, व्हाट इज स्क्रैप या रेसिडुअल वैल्यू, और व्हाट इज लाइफ ऑफ एसेट, तीनों चीजें समझना है। देन वी विल कैलकुलेट डेप्रिसिएशन, उसके बाद फिर अकाउंटिंग करेंगे भाई इसकी, है ना। चलिए नाउ ध्यान से सुनना है अब। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी नीड टू अंडरस्टैंड व्हाट इज कॉस्ट प्राइस। आप कहेंगे सर ये भी कोई पढ़ाने की चीज है, अरे हाँ है भाई, कॉस्ट प्राइस है पढ़ाने की चीज। देखो जरा ध्यान से सुनना, आपने कहा कि सर चलो एक टीवी लेके आते हैं मार्केट से, ठीक है, एंड्रॉयड टीवी, ठीक है। आप गए मार्केट में 54,000 रुपीज की आपने टेलीविजन एक ले लिया, टीवी ले लिया आपने मार्केट में, दिवाली ऑफर चल रहा है, अभी दिवाली ऑफर आजकल चल ही रहा है। 54,000 रुपीज की टीवी लिया आपने, ठीक है। अब ध्यान से सुनिएगा, मार्केट आपके घर से ना 4-5 किलोमीटर दूर था, ऑफर था, मॉल में था ऑफर, तो वहां से उसने डिलीवरी नहीं दिया, उसने बोला भाई अपने हिसाब से ले जाओ। फिर आपने उस टीवी को लाने के लिए 1,000 रुपीज का ऑटो का या लोडिंग चार्जेस पेमेंट करा आपने, ठीक है। फिर आप जब घर पे लेके आए तो पता चला कि आपके घर पे टीवी लगाने के लिए वहां पे इलेक्ट्रिसिटी एक्चुअल में जहां सप्लाई होना है ना, वहां पे नए पॉइंट की जरूरत है, कुछ वायर वगैरह नए पॉइंट वगैरह लगाने पड़ेंगे,
उसके लिए एक मैकेनिक चाहिए, और उन सब में आपने खर्चा कर दिया कितना, 4,000 रुपए। ओके, ध्यान से सुनना। आपका पड़ोसी आता है ना, वो पूछेगा और बताएं शर्मा जी टीवी कितने की लेके आए हैं, तो आप क्या बोलेंगे कि अरे भाई टीवी ना बड़ी महंगी पड़ गई यार, टीवी टीवी अच्छा चलो 1,000 रुपए का और कुछ खर्चा कर लो यार, है ना, ये लो वॉट एवर खर्चा। वो कहेंगे अरे यार बहुत महंगी पड़ी, 60,000 रुपये खर्चा किया मैंने टीवी के लिए, तो क्या ये इसका प्राइस 60,000 है, आपको बताना है, जल्दी बताओ जरा, क्या इसका प्राइस 60,000 है कि 54,000 है, आपको बताना है, कमेंट करके बताओ जरा, है ना, चैट ऑप्शन में बताओ, कमेंट करके बताओ, खैर आगे तो मैं बताऊंगा ही। ओके, आप कहेंगे सर इसका प्राइस ना, सर कुछ बच्चे कहेंगे सर इसका प्राइस 54,000 होना चाहिए, कुछ बच्चे कहेंगे नहीं सर इसका प्राइस 60,000 होना चाहिए। अकाउंटिंग पता है किसकी बात मानेगा, इधर अकाउंटिंग क्या कहता है, ध्यान से सुनो, अकाउंटिंग कहता है कि कॉस्ट प्राइस में किसी भी एसेट को लाने ले जाने लगाने, हिंदी में बोल रहा हूं मैं, लाने ले जाने और लगाने में, है ना, मतलब किसी एसेट्स के जो एस्टेब्लिशमेंट चार्जेस होते हैं वो उसमें इंक्लूड कर दो भाई, ठीक है, इंक्लूड कर दो, ठीक है, इंक्लूडिंग होता है प्राइस में, क्लियर हो गया। आप कहेंगे यस सर, मतलब प्राइस है ना 60,000 हो गया। अब आपको बुक में क्वेश्चन दिया रहेगा कि एक मशीनरी खरीदी 54,000 की और 2,000 रुपए उसके लगाने में खर्चा किया, तो मशीन की कॉस्ट कितनी है, तो 56,000 ही होगी। समझ में आ गया, हाँ सर बिल्कुल समझ में आ गया। तो ये कॉस्ट प्राइस समझ लिया, यस सर। नाउ व्हाट इज स्क्रैप वैल्यू, स्क्रैप वैल्यू हिंदी में पता है इसको या अवशिष्ट मूल्य कहते हैं, अवशिष्ट मूल्य। कॉस्ट प्राइस को ना लागत मूल्य कहते हैं, तो अवशिष्ट मूल्य किसे कहते हैं, या इसी को कहते हैं रेसिडुअल प्राइस। स्क्रैप मतलब बेकार, ठीक है भाई, बेकार मूल्य। कवाड़ा प्राइस लिख दूं, कवाड़ा प्राइस, कवाड़ा वर्ड खैर कॉमर्स में यूज नहीं होगा। ओके चलिए सर ध्यान से सुनिएगा। ओके आप इमेजिन करिए, आजकल तो ये रियल में होता ही है, आपने एक मोबाइल खरीदा सैमसंग का 20,000 रुपए का, ओके ठीक है सर, कितने साल चलेगा बताओ जरा, इसकी एस्टिमेटेड लाइफ कितनी होगी, बिल्कुल रियल बताना। आप कहेंगे सर इस मोबाइल की लाइफ जनरली 4 साल तो चल सकता है सर, तो 4 ईयर जो आपने बोला ना दैट इज एस्टिमेटेड लाइफ, ओके। मेरा दूसरा प्रश्न ये है कि 4 साल बाद इस मोबाइल को कितने रुपए में बेचा जा सकता है। आप कहेंगे देखो 4 साल फोन चलाएंगे, उसके बाद इसको बेचेंगे तो कम से कम 8,000 या 6,000 में बिक जाएगा, वैसे 8 में नहीं बिकेगा, थोड़ा और कम लेते हैं, 6,000 में बिक जाएगा सर। तो ये जो 6,000 रुपए है ना दैट इज नोन एज स्क्रैप वैल्यू या रेसिडुअल वैल्यू या अवशिष्ट मूल्य या कवाड़ा प्राइस, है ना, जो कवाड़े में बेचेंगे, दैट समझ में आ गया। हाँ सर स्क्रैप वैल्यू। आप कहेंगे सर दूसरा एग्जाम, देखो भाई आजकल मार्केट में होता क्या पता है आपको ना, मोबाइल भी आप दुकान में ले जाओगे ना तो वापस कर लेते हैं, कार में भी यही करते हैं, आपके पास कोई पुरानी कार हो ले जाओ, वो आपकी पुरानी कार ले लेंगे और नई कार आपको दे देंगे, पुरानी कार के बदले में मतलब 1-1.5 लाख रुपए आपको छूट मिल जाएगी, है ना। तो वो इस पुरानी कार की रेसिडुअल वैल्यू है, इस पुरानी कार की स्क्रैप वैल्यू है, ठीक है ना। ओके आप कहेंगे सर समझ में नहीं आया, चलो मैं और समझाता हूँ। चलो आपने बुक खरीदा 11th क्लास की, ठीक है, ओके सर खरीद लिया, हालांकि बुक का एग्जाम्पल देना अच्छी बात नहीं है क्योंकि किताबें कभी बेचनी नहीं चाहिए। आप कहेंगे सर ये तो सब बेच देते हैं, भाई रखे रहो अपनी किताबें, है ना। मेरे पास 100 से ज़्यादा किताबें हो गई हैं, 100 से ज़्यादा किताबें, और मुझे पसंद है, 3-4 बोरी भर के रखा है भाई। अभी मैं जब अपना अच्छा वेल सेटअप ऑफिस करूंगा ना उसमें सारी किताबें रखूंगा, आप भी रखना, बेचना मत, ओके। सर कोई दूसरा एग्जाम्पल दीजिए ना, दूसरा एग्जाम्पल किसका दे दें फिर, चलो किसका दे दें, मोटरसाइकिल का दे देते हैं, ठीक है सर। मोटरसाइकिल आपने खरीदा, आजकल तो महंगी आने लगी है, 1 लाख रुपए में, 5 साल चलाया, 5 साल बाद ना आप जब उसी शोरूम में जाओगे उसको कहोगे यार मुझे एक नई गाड़ी खरीदना, वो कहेगा पुरानी वाली लाओ, नई ले जाओ, एक्सचेंज ऑफर चल रहा है, तो पुरानी वाली के दे देगा 20,000 रुपए आपको, है ना। तो ये 20,000 ही रेसिडुअल प्राइस है उसका, समझ में आ गया। आप कहेंगे सर अब तो समझ में आ गया, सब आ गया, आगे बढ़िए सर। चलिए आगे बढ़ते हैं फिर। तो नाउ अगेन रिपीट करते हैं, व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ डेप्रिसिएशन।
सर डेप्रीसिएशन शॉर्ट में लिखेंगे हमें ना सर, डेप्रीसिएशन का फॉर्मूला होता है कॉस्ट, हिंदी में लिखते हैं सर इस बार, हाँ जी सर हिंदी में लिख दो भाई, लागत मूल्य कॉस्ट प्राइस माइनस स्क्रैप वैल्यू। सर स्क्रैप भाई ये थोड़ा सा गड़बड़ हो रहा है, ठीक है, मूल्य अपॉन जीवन, संपत्ति का जीवन काल, संपत्ति का जीवन काल। ओके सर अंग्रेजी में लिखो सर, हिंदी नहीं आती हमें, हाँ जी वही कर रहा हूं मैं, कॉस्ट प्राइस माइनस स्क्रैप वैल्यू अपॉन एस्टिमेटेड लाइफ ऑफ एसेट्स। अब ध्यान से सुनिए, क्या आपको क्वेश्चन में ये सब दिया रहेगा? सर अगर आपको क्वेश्चन में रेसिडुअल वैल्यू और एस्टिमेटेड लाइफ नहीं दी है ना, अगर क्वेश्चन में ये नहीं दिया है तो फिर आपको क्वेश्चन में रेट ऑफ डेप्रीसिएशन दिया रहेगा। ओके और अगर किसी चीज का रेट दिया हो तो परसेंटेज निकालना है, जो आप बचपन से निकालते आ रहे हैं। परसेंटेज निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? कॉस्ट प्राइस इंटू रेट अपॉन 100। ओके दैट्स इट सर, इट्स वेरी इजी। आप खुश हो गए? अरे खुश होने की जरूरत नहीं है, अभी तो सिर्फ डेप्रीसिएशन निकाला है, अब अकाउंट बनाना सीखना पड़ेगा, है ना। तो चलिए ध्यान से सुनिएगा, जिसने लाइफ में कभी डेप्रीसिएशन नहीं पढ़ा है ना, बिल्कुल इस चैप्टर को आप मुझसे पढ़िए। मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि आप पूरे चैप्टर में 100% एक्सपर्टाइज लेवल पर आ जाएंगे, है ना। हिंदुस्तान के अंदर कोई ऐसी किताब नहीं मिलेगी जिसका डेप्रीसिएशन का क्वेश्चन आप सॉल्व नहीं कर पाए। अब देखिए जरा, अब जैसे हम लोगों ने भाई सारी कर लिया, आप सीए की बुक से ज्यादा टफ तो अकाउंट्स की बुक कहीं नहीं हो सकती है ना, पीएचडी में भी उससे उतना नहीं होता है, सीए की बुक में ही सब कुछ दे देते हैं वो, है ना। सीए की बुक में भी आपको पता है बहुत एडवांस लेवल के राइटर्स की बुक आती है, तो सारे क्वेश्चंस देख लिए गए हैं, मतलब मैंने तो देख ही लिए, खैर सीए का भी देख लिया है, सीएस का भी देख लिया है, और भी हैं। मैं आपको इसी क्लास में सीए के भी क्वेश्चंस करवा दूंगा चैप्टर खत्म होने के बाद, लेकिन क्योंकि नॉलेज ना सबको नहीं देना चाहिए, मतलब जिसको ज़रूरत है, तो अगर आपको सीए के क्वेश्चंस भी करने हैं डेप्रीसिएशन के, तो आप ऐप के चैट ऑप्शन में बता देना कि सर कुछ तो करवाइए सर सीए वाले, तो करवा दूंगा मैं, ठीक है ना। सीए फाउंडेशन भी पढ़ाता हूँ मैं, उसके न्यूमेरिकल अरे आपसे खुद बन जाएंगे भाई, मैं आपको सिखा दूंगा, ठीक है। ओके सर हम आपकी बात पर यकीन करते हैं, ठीक है। चलिए अब एक इलस्ट्रेशन, एक एग्जाम्पल लेते हैं और एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, बुक से नहीं, अभी बुक से नहीं, जल्दबाजी मत करो, है ना। जल्दबाजी में पढ़ने से कुछ नहीं होता है, ये बुक के 20 क्वेश्चन करके कुछ कर भी नहीं सकते हो आप, 30-40 क्वेश्चन करके क्या सब एक्सपर्ट बन जाओगे, पीएचडी कर लोगे क्या? नहीं, मेथड सीखो, है ना। अकाउंट्स में आपको सबसे ज़्यादा किस पर फोकस करना है? मेथड सीखने पर। भाई मैं टीएस ग्रेवाल पढ़ाता हूँ, डीके गोयल पढ़ाता हूँ, अलग बुक्स पढ़ाता हूँ, 50 बुक पढ़ाता हूँ, क्या मैंने पढ़े हैं उनको? कभी नहीं पढ़ा है भाई, मैंने कोई एक ही कोर्स पढ़ा होगा ना, राइट। बट क्योंकि मैंने मेथड सीख लिया है, सारी बुक सॉल्व कोई भी टॉपिक का, तो मुझसे सारी बुक बनती हैं। गॉट इट? यस सर। चलिए पढ़ें आगे, हाँ जी। नाउ लिसन, एक एग्जाम्पल है, मिस्टर ए, हिंदी इंग्लिश दोनों में लिख दूंगा, मिस्टर ए परचेज्ड, ठीक है, अ मशीनरी। आपकी राइटिंग बहुत खराब है सर, भाई क्या करोगे आप। मिस्टर ए ने एक मशीनरी खरीदा है 10,000 रुपए की, ठीक है, एंड स्पेंड ₹5,000 फॉर इट्स इंस्टॉलेशन। सर ध्यान से सुनिए, हिंदी में भी लिखिए भाई, हाँ हिंदी में बता तो रहा हूं मैं। अरे मिस्टर ए ने 10,000 रुपए की एक मशीन खरीदा, 5,000 रुपए उसकी इंस्टॉलेशन पर मतलब खर्चा कर दिया। द एस्टिमेटेड लाइफ ऑफ मशीनरी इज, शॉर्टकट में लिख देता हूं, इज कितना लिख दूं? लाइफ सर, अरे सर दिस इज नॉट गुड, 3 साल लिख दो, 3 ईयर्स, ठीक है। एंड स्क्रैप वैल्यू इज ₹3,000, ठीक है। अब मैं यहां ये नहीं लिखूंगा कि प्रिपेयर कैलकुलेट डेप्रीसिएशन, मैं यहां लिखूंगा प्रिपेयर
मशीनरी अकाउंट, आप कहेंगे सर ये क्या है भाई, मशीनरी अकाउंट क्या होता है? ओके सुनिए जरा, अब हम सीधे एकेडमिक्स में आते हैं। आपको ना न्यूमेरिकल क्वेश्चन करने होते हैं, ठीक है। अच्छा, आपके टीचर ने जब आपको पढ़ाया होगा तो अकाउंट्स में भाई कोई भी चीज़ होती है तो उसकी ना जनरल एंट्रीज होती है सबसे पहले। ओके, जनरल एंट्री ही करते हैं, फिर उसके बाद हम लेजर बनाते हैं। मैं आपको एक बात बताता हूँ, हमें एकेडमिक्स से ना, एकेडमिक्स में कुछ भी करवा देते हैं। ये राइटर बोल रहा है बताओ मशीनरी अकाउंट बनाओ, अरे सर जनरल एंट्री पूछ लो ना। तो चलो पहले ना डेप्रिसिएशन की नॉर्मल जनरल एंट्रीज कर देते हैं, मैं सिखा देता हूँ, क्योंकि मैं ये वीडियो को मास्टर वीडियो बनाना चाहता हूँ डेप्रिसिएशन का। मतलब बेसिक का तो मास्टर हो जाए, फिर न्यूमेरिकल तो करते रहेंगे किसी भी बुक से, है ना। मेरे लिए भी बार बार मेहनत नहीं पड़ेगी, मास्टर वीडियो हो जाए। ओके सर, हो जाए, वी आर रेडी। ध्यान से सुनो जरा। तो सर डेप्रिसिएशन की ना जनरल एंट्री भी बता दो। चलो बिल्कुल बता देता हूँ मैं। देखो जरा, पहली एंट्री हो जाएगी एसेट को परचेस करने की। क्या एंट्री होती है सर? तो भाई मशीनरी खरीदा तो मशीनरी अकाउंट डेबिट, मतलब कोई भी एसेट खरीदना, सिंपल एंट्री होती है सर, बच्चों वाली है। मशीनरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। ओके, पहली एंट्री हो जाएगी, या नेम ऑफ एसेट्स है ना। ओके सर, खरीद लिया। साल के आखिरी में 31 मार्च या दिसंबर, वॉट एवर द ईयर, तो यहाँ पर आपको डेप्रीसिएशन चार्ज करना है, लगाना है। और डेप्रीसिएशन लगाने की एंट्री, अरे सर जनरल एंट्री में पढ़ा तो था डेप्रीसिएशन लगाने की एंट्री, क्या पढ़ा था? डेप्रीसिएशन अकाउंट डेबिट, डेप्रीसिएशन अकाउंट डेबिट टू नेम ऑफ एसेट, मतलब टू मशीनरी। सर ये तो हमने जनरल एंट्री में ही पढ़ लिया था भाई, वही वाली एंट्री है ना, कुछ अलग थोड़ी ना होगी। हाँ सर, खत्म हो गई सर एंट्री? नहीं नहीं, एक एंट्री और बची है भाई। अब ये जो डेप्रीसिएशन अकाउंट है ना, आपने डेबिट साइड में लिख दिया है, तो इस डेप्रीसिएशन को ना प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफर कर दो। ठीक है सर, इसकी एंट्री भी करनी पड़ती है, हाँ भाई कर दो। तो एंट्री क्या हो जाएगी? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू डेप्रीसिएशन अकाउंट। ओके, दैट्स इट। 3 ही जनरल एंट्री करना है सर। हाँ जी बिल्कुल, 3 जनरल एंट्री करना है। अब जरा सुनिए, मुझे नहीं पता एकेडमिक्स में इसका लेजर क्यों बनवाते हैं। वो बोलते हैं प्रिपेयर मशीनरी अकाउंट, भाई मशीनरी अकाउंट बना दो। अब मशीनरी अकाउंट बनवा रहे हैं वो, मतलब सुनो जरा, ये जहां जहां मशीन है ना, इसी की पोस्टिंग करना है भाई। एक्चुअल में ये कह रहे हैं कि आप ना मशीनरी का लेजर बना दो। समझ में आई बात? ये एक्चुअल में कह रहे हैं कि मशीनरी का लेजर बना दो, लेकिन हमें एकेडमिक्स में वो मशीनरी अकाउंट अकाउंट अकाउंट, तो भाई लेजर भी तो अकाउंट ही होता है ना। हाँ जी सर। तो चलिए, मतलब ओवरऑल मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि भाई मुझे अकाउंटिंग आती है, मैं वो रट्टेबाजों की तरह नहीं पढ़ाऊंगा आपको कि चलो शुरू हो जाओ डेप्रीसिएशन अकाउंट बनाना। मैंने आपको पूरी कहानी बता दी है ना। हाँ सर बता दिया है। अब चलो मशीनरी अकाउंट बनाते हैं, ठीक है ना। ओके सर, अब रट्टेबाज कैसे पढ़ाते हैं देखिए। मशीनरी अकाउंट, तो मशीनरी अकाउंट यहाँ पे आ जाते हैं। सर ये तो कुछ फैमिलियर लग रहा है कॉलम। हाँ भाई थोड़ा सा, आप कहेंगे सर अच्छा कॉलम खींच रहे हैं आज, तो नज़र नहीं लगाना है ना। चलिए, पहला कॉलम कौन सा हो जाएगा सर? ये लो, कॉलम तिरछा होना स्टार्ट हो चुका है। सुनिएगा, पहला कॉलम हो जाएगा डेट का। फिर सर दूसरा कॉलम लेजर में पर्टिकुलर्स। फिर सर तीसरा कॉलम लेजर में दैट इज अमाउंट। अगेन सर द फोर्थ कॉलम इज अगेन डेट, अगेन पर्टिकुलर्स एंड अमाउंट। अच्छा लग रहा है दिखने में? हाँ सर ये तो अच्छा लग रहा है दिखने में। भाई यहाँ पे आ जाएगा डेट, दिस इज पर्टिकुलर्स, this is amount, again this is date, this is particulars, this is amount। ठीक है भाई, ओके सर। सुनिए जरा, लेजर बनाते हैं, मतलब बेसिकली। अच्छा सर यहाँ डेबिट और क्रेडिट भी कर दें? हाँ जी, अकाउंटिंग में ना ऐसे ही बढ़िया से कर दो ये सब, डेबिट क्रेडिट। मशीनरी अकाउंट, जरा ध्यान से सुनना, बहुत खतरनाक नहीं है, इजी है, बन जाएगा। ठीक है, ओके सर।
सर मतलब ये जो जनरल एंट्री करी थी ना, इसी की पोस्टिंग ही तो करना है सर। इट्स वेरी इजी। देखो जिसको अकाउंटिंग आती है उसके लिए इजी है, बट नए बच्चों के लिए इजी नहीं है, तो प्लीज ध्यान से सुनिए। अच्छा ये भूल जाओ भाई, जनरल एंट्री भूल जाओ, ये तो मैंने ऐसे ही बता दिया है ना। भूल इसलिए जाओ कि आपको मुझे एक्चुअल में इस पूरे चैप्टर में एकेडमिक से ये लेजर से बनाना सीखना है, तो आप तो यहाँ से समझो कि यहीं से शुरू हो रहा है। पढ़ने लिखने वाले बच्चे जनरल एंट्री भी याद रखेंगे। अब इस क्वेश्चन को देखते हैं। सर 10,000 की मशीन खरीदा है, 5,000 रुपए डेप्रीसिएशन, 3 साल लगेगा। ओके सर। अब कहेंगे कि सर पहले ना अलग से डेप्रीसिएशन निकाल लेते हैं, तो यहाँ एक रफ वर्क कर लेते हैं, यहीं पे निकाल लेते हैं। हाँ जी बिल्कुल निकालिए। डेप्रीसिएशन का फॉर्मूला क्या होता है सर? सर डेप्रीसिएशन का फॉर्मूला अभी आप ही ने पढ़ाया था, कॉस्ट प्राइस माइनस स्क्रैप वैल्यू अपॉन एस्टिमेटेड लाइफ ऑफ एसेट। तो इसका सर कॉस्ट प्राइस दिया हुआ है 15,000 रुपए। सर इसका स्क्रैप वैल्यू 3,000 रुपए है और एस्टिमेटेड लाइफ इसकी 3 साल है। तो सर 12,000 आएगा, ऊपर 3 से डिवाइड कर देंगे तो 4,000 रुपए आएगा। अच्छा, प्रिपेयर मशीनरी अकाउंट फॉर 2 ईयर्स है ना, यहाँ पर मैं फॉर 3 ईयर्स कर देता हूँ, 3 साल का खाता बनाओ। चलो भाई बनाते हैं, खाता बनाते हैं। ओके हाँ जी सर। सुनिए पहला एग्जाम्पल ही अच्छे से समझ लेना, हो जाएगा, बहुत आसान चैप्टर है ये, ठीक है। डेट मान के चलते हैं 1 अप्रैल, ठीक है। तो सर 1 अप्रैल 2022 को मशीनरी खरीदा है, तो मशीनरी खरीदने को किस नाम से लिखते हैं? सर मशीनरी खरीदने को लिखेंगे टू कैश अकाउंट। सर बैंक अकाउंट भी लिख सकते हैं, हाँ जी बिल्कुल लिख सकते हैं। मशीनरी खरीदने कितने की थी सर? 15,000 रुपए की, ठीक है। बस हो गई एंट्री खत्म। अब डेप्रीसिएशन लगाते हैं, तो 31 मार्च 2000 वॉट एवर सर 23। भाई कई बुकों में ना दिसंबर में ईयर खत्म करते हैं, वो कैलेंडर ईयर लेके आप अपनी बुक के हिसाब से करना। फिर सर आइए डेप्रीसिएशन लगाते हैं, तो यहाँ पर लिखेंगे बाय डेप्रीसिएशन अकाउंट, और इसका डेप्रीसिएशन अभी हमने कैलकुलेट किया 3,000 रुपए। हो गया सर, ये तो बड़ा आसान है। चलो लेजर हो गया पहले साल का। अब क्या करना है? अब आपको ना पहले साल का बैलेंस निकाल देना है। कितना आसान अकाउंटिंग है। हाँ सर ये तो आसान लग रहा है, बच्चों वाला है ये। 15,000 रुपए टोटल यहाँ लिखेंगे, इस 15,000 को यहाँ ट्रांसफर कर देंगे, और इस 15,000 में 3,000 घटा देंगे, तो यहाँ आएगा 12,000 रुपए। किस नाम से लिखेंगे इसको? सर इसको लिखेंगे बाय बैलेंस कैरिड डाउन। सर सीडी क्यों लिखते हैं भाई? ये बैलेंस ना कैरिड होगा, आगे ले जाएंगे इसको, इसलिए बैलेंस सीडी कर देते हैं। आई होप यू अंडरस्टैंड। ओके सर लेजर में ऐसा कुछ पढ़ा था भाई, वही चीज है। चलो लेजर पढ़ने वाले बच्चे आगे आ जाओ, जरा इधर देखो। सर एक अगले साल का यही बना दे कि नया अकाउंट बनाना पड़ेगा? भाई इसी में सब होना है। तो 1 अप्रैल 2023 अगला साल आ गया। पहले ना बैलेंस को कर दो ब्रॉड डाउन, तो टू बैलेंस ब्रॉड डाउन। सर पुराना बैलेंस यही 12,000, हाँ जी। फिर सर 31 मार्च को, साल के आखिरी दिन 31 मार्च 2024 को फिर से डेप्रीसिएशन लगा दो। तो सर बाय डेप्रीसिएशन अकाउंट। सर क्या डेप्रीसिएशन हर बार एक ही लगता है? देखो मेथड के बारे में मैं अभी बताऊंगा, 2 मेथड होती हैं जनरली। अभी फिक्स्ड मेथड फॉलो कर रहे हैं हम, तो एक ही डेप्रीसिएशन लगेगा 3,000 रुपए। ओके सुनो, हो गया क्वेश्चन। फिर इसका हमें टोटल कर देना है, ये लो। फिर बैलेंस निकालना है। आप कहेंगे सर ये तो बच्चों वाला गेम है, तो कौन सा बोल रहा हूं मैं कि टफ है। चलिए बैलेंस निकालते हैं। यहां पर आ जाएगा बाय बैलेंस कैरिड डाउन सीडी। 12,000 रुपए टोटल लिखा, इस 12,000 टोटल को यहां लिखेंगे, उसमें 3,000 रुपए घटा देंगे, तो सर यहाँ पे 9,000 रुपए बच जाएगा। आई होप इट इज क्लियर टू यू। यस सर। नाउ लिसन केयरफुली। अब बढ़ते हैं आगे, ठीक है सर, आगे बढ़िए। अब आपको ये कॉलम मैं फिर से खींच देता हूं, मैं 3 साल का मुझे बनाना था ना, हाँ जी सर। फिर यहाँ पर 1/1/2024 को आते हैं, टू बैलेंस ब्रॉड डाउन। अगेन फिर से हम बैलेंस को ब्रॉड डाउन कर लेंगे 9,000 रुपए। ओके फिर 31 मार्च 2025 को यहाँ पर फिर से डेप्रीसिएशन लगाएंगे। कितना? बाय डेप्रीसिएशन अकाउंट, दैट इज 3,000 रुपीज। फिर ये इसका कर देंगे टोटल। सर टोटल वही आना है, हाँ सर 9,000 रुपये ही आएगा। इस टोटल को यहाँ ट्रांसफर कर देंगे 9,000 रुपीज। फिर से 3,000 घटा देंगे, दैट 6,000 वुड बी द फाइनल बैलेंस। तो बाय बैलेंस कैरिड डाउन। ओके
क्वेश्चन खत्म। अरे रुको, एकेडमिक्स में कुछ चीजें ध्यान रखनी होती है, ठीक है। वो क्या है सर? भाई लेजर 3 साल का बोला है ना, तो चौथे साल आके ओपनिंग बैलेंस दिखा दो इसका। ओके, तो 1 अप्रैल 2025 को यहाँ पे आएगा टू बैलेंस ब्रॉड डाउन, मतलब जितने साल का लेजर बनाने को बोले ना, उसके अगले साल का भी एक बैलेंस ओपनिंग यहाँ पे आप लिख के रख दो। एग्जाम में मान के चलिए ये क्वेश्चन आया 4 नंबर का, तो एग्जामिनर आएगा आपकी कॉपी में ऐसे राइट टिक मारेगा और यहाँ नीचे 4/4 4 आउट ऑफ 4 मार्क्स दे के आपको आगे बढ़ जाएगा। समझ में आ गया? हाँ सर, इट्स इजी। ठीक है, अब सुनिए, अभी तो बच्चों वाला खेल था, अब सर क्या ये चैप्टर, पूरे चैप्टर की कहानी बताइए सर, क्या होना है आगे, ध्यान से सुनिएगा। तो इतना आसान भी नहीं है ना भाई, 11th लेवल पे आसान रहेगा। अब होना क्या है, तो देखिए जरा, सबसे पहले ना आपको मेथड्स, यहाँ पर आपको 2 मेथड्स होती हैं, मेथड्स ऑफ डेप्रिसिएशन चार्जिंग। पहली मेथड होती है फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड, ठीक है, फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड, हिंदी में इसको कहते हैं स्थायी किस्त विधि। दूसरा होता है बैलेंसिंग या डिमिनिशिंग, इसका एक और नाम है डिमिनिशिंग, और बैलेंस हो गया, डिमिनिशिंग हो गया, एक और नाम है रिड्यूसिंग, रिड्यूसिंग और भी नाम है रिटन डाउन वैल्यू मेथड, WDV, रिटन डाउन वैल्यू मेथड। ये सारे नाम इसी के हैं, है ना। मेथड हिंदी में एक ही नाम है, घटती किस्त पद्धति, घटती किस्त पद्धति, और ये स्थायी किस्त पद्धति। मतलब कि ये समझिए जरा ध्यान से, तो आपको ना पहले तो 2 मेथड पढ़नी है बेसिकली। 2 मेथड कौन कौन सी हैं सर? ये दोनों मेथड हैं। उसके बाद क्या करना है सर, क्या उसके बाद आपको ये क्वेश्चन होना शुरू हो जाएंगे। देखो जरा, मतलब क्या क्या चीज़ें समझनी है, मैं इस वीडियो में सारी चीज़ें बता देता हूँ, फिर आगे हम बुक वाइज क्वेश्चन करेंगे। इसमें मैं फाइनेंशियल अकाउंटिंग SM शुक्ला अलग सॉल्व कराऊंगा, शिवलाल राठी अलग कराऊंगा, DK गोयल अलग सॉल्व कराऊंगा। मतलब एक ही चैप्टर को ना मुझे 6-7 किताबों से सॉल्व कराना है, TS ग्रेवाल अलग, है ना। ओके सर, अब सुनिए जरा क्या क्या पढ़ना है इस चैप्टर में, वो भी बता दूं। हाँ सर, तो आगे आपको ना यहाँ पर सबसे पहले डेप्रीसिएशन निकालने में मास्टरी हासिल करना पड़ेगा, डेज का, डेट का, सबका ध्यान रखते हुए। फिर दूसरा मैंने बताया मेथड के बारे में सीखना है आपको, अकाउंटिंग दोनों मेथड से थोड़ा अलग अलग होती है। फिर आ जाएगा सेल ऑफ एसेट्स, एसेट्स को बेचना, तो एसेट्स को बेचना सीखना है। बेचने के बाद प्रॉफिट या फिर लॉस निकालना सीखना है, ठीक है। फिर इसी में क्या आ जाएगा पूरे चैप्टर में, सर क्या एक ही एसेट खरीदेगा हमेशा? नहीं भाई, लो 2 एसेट खरीदेगा, फिर 3 एसेट खरीदेगा, फिर एक ही साल में खरीदेगा भी बेचेगा भी, मतलब कुल मिला के आधा ये नाटक होना है। तो ओवरऑल द चैप्टर इज वेरी इजी बट इट हैज अ लॉट ऑफ कॉन्सेप्ट। ओके, बहुत सारी चीजें हैं जो एक वीडियो में तो नहीं सीख पाएंगे, बट दैट इज द बेसिक, है ना, बेसिक वीडियो है। इसके बाद आपको करना क्या है, मेरे चैनल पे, यूट्यूब चैनल पे आओ, जिस भी बुक से आपको पढ़ना है ना, डेप्रीसिएशन और उस बुक का नाम लिख देना, मेरे चैनल पे मिल जाएंगे वीडियोस। तो इस वीडियो में इतना ही है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हाँ, अगर आपने अभी तक मेरा ऐप डाउनलोड नहीं किया है तो कॉमर्स मेंटोर के नाम से मेरा ऐप है, अभी डाउनलोड कर लो आप, है ना। उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा।